हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का 2024 का जो सेट नंबर 7 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर आखिरी करने वाले हैं। इस वीडियो में आपका जो सामाजिक विज्ञान का सेट 7 है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग सामाजिक विज्ञान 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे। यदि आप सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है कि सर 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैं जरूर करा दूंगा। ठीक है, यदि आपने उस प्रश्न को कर लिया तो उससे बाहर नहीं जाएगा। और यदि आप 2025 में सच में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 2024 के जितने सेट है, सर कितने सेट है बाबू, 7 सेट है। ये आपका आखिरी सेट चल रहा है, इसके पीछे मैंने आपको 6 सेट को करा दिया है। ठीक है, तो ये आपका आखिरी सेट चल रहा है। यदि आपने इन सातों सेट को कवर कर लिया, एक एक प्रश्न को याद कर लिया, समझ लिया, तो आपका 95 प्लस स्कोर होने से कोई नहीं दे सकता है। ये सातों सेट से एक भी क्वेश्चन 2025 में बाहर नहीं जाएगा, 100% है। बाकी और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए उसको मैं इस सेट को खत्म होने के बाद कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, कहीं भी इधर उधर नहीं जाना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। बाकी हर सब्जेक्ट में 90 प्लस यही चैनल आपको दिलाएगा, हर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम इसके अगले वाले प्रश्न को कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, हमने इसके पीछे खंड ब को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो हम लोग वर्णनात्मक सेकंड को चालू करेंगे। कह रहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में दीजिए। कितने शब्द देना है, 150 शब्दों में। कोई जरूरी नहीं कि 60 शब्द में दीजिए, आप चाहे तो 140 130 भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में योगदान बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जर्मनी और इटली के एकीकरण में। ठीक है, तो इसको मैंने ऑलरेडी पिछले सेट में करा दिया है। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगातार कई सेट में प्रश्न आ चुका है, तो आप जाकर मेरा पिछला सेट वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एकदम आसान लैंग्वेज में मैंने लिखा है। ठीक है, अब वो चलते हैं इसके अथ वाला प्रश्न में। ठीक है, मैं अथ वाला प्रश्न इसमें करा देता हूं ताकि आपका दोनों प्रश्न क्या हो, तैयार हो जाए। कोई भी प्रश्न आए आप अच्छी तरह से कर लें। ठीक है, तो अथवा में क्या दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलनों का प्रकाश डालिए। ठीक ना, आंदोलन क्या करना है, प्रकाश डालना है कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलनों का करना, आपको प्रकाश डालना है। चलिए एकदम आसान लैंग्वेज मैंने लिखा है, उसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए तो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन कौन कौन थे उसको देखिए। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है चंपारण सत्याग्रह। मोस्ट इंपोर्टेंट सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह। हेडिंग लगाना है चंपारण सत्याग्रह, ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा उसी को आप जानना ऐसा ही लिखना है। ठीक है, लिखना है कि यह भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में किसानों के शोषण के खिलाफ चलाया गया था। ठीक है, यह जो आंदोलन बाबू ये बिहार के चंपारण जिले में किसानों के शोषण के खिलाफ चलाया गया था। इस आंदोलन के जरिए गांधी ने लोगों में जन्मे विरोध को सत्याग्रह के जरिए लागू करने का पहला प्रयास किया था। इस आंदोलन के जरिए गांधी ने लोगों में जन्मे विरोध को सत्याग्रह के जरिए लागू करने का पहला प्रयास किया। ठीक हो गया। अब आपको दूसरा आंदोलन क्या लिखना है, नमक सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, दूसरा क्या है, नमक सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, इंपोर्टेंट ये भी है, ध्यान रखिए। ये आंदोलन क्या लिखना है कि यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार के खिलाफ चलाया गया था। यह जो आंदोलन था वो ये ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार के खिलाफ चलाया गया था। इस आंदोलन में गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मोर्चा निकाला था। इस आंदोलन में क्या किया था, वो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में, जो साबरमती आश्रम था उससे दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मोर्चा निकाला था। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, और वो चलते तीसरा पर, भारत छोड़ो आंदोलन। मोस्ट इंपोर्टेंट आंदोलन है, इसको आपको जरूर याद करना है कि भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसमें लिखा है कि यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार को हटाने के लिए चलाया गया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन है किस लिए चलाया गया था, ब्रिटिश सरकार को हटाने के लिए। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। जो भारत छोड़ो आंदोलन है
इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है, तो इस तरह आपको महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन के बारे में लिखना था। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न क्या है उसको चलिए देखिए। अब आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालिए। ये भी मैंने ऑलरेडी पिछले सेट में करा दिया है, इसको आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। जो मैंने नहीं कराया वही करा दे रहे हैं ताकि आपका एक भी प्रश्न न छूटे। ठीक है, तो आप जाकर पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अथवा का प्रश्न वाला है, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2025 के लिए। मैं ऑलरेडी बोला हूं 6 नंबर में प्रश्न जरूर फंसेगा। या भारतीय क्या बोलेगा? भारतीय संघीय व्यवस्था, संघात्मक जगह पर क्या बोल देगा? संघीय व्यवस्था। ठीक है, तो संघात्मक बोले या संघीय व्यवस्था बोले, आपको वही सब यही उत्तर लिखना है जो मैंने आपके लिए लिखा है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको जरूर क्या करना है, लगातार कई साल से पूछा जा रहा है प्रश्न। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका उत्तर आपको क्या लिखना है वो देखिए आप लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग क्या लगाना है? आपको हेडिंग लगाना है इसमें इसमें आपको हेडिंग लगाना है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं। आपको काले पेन से हेडिंग लगाना है, ब्लैक सॉरी रेड पेन का उपयोग आपको थोड़ा सा भी नहीं करना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, नंबर कट जाएगा, आपको इसको ब्लैक पेन से लिखना है, जिस तरह मैंने लिखा उस तरह आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, इसमें क्या लिखना है कि पहला पढ़ लेना कि भारत की संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। जो भारत संविधान है उसमें भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि संविधान सर्वोच्च है। जो आपका भारत का संविधान हो क्या है? सर्वोच्च है और केवल संसद को ही इसे बदलने का अधिकार है। यदि संविधान में कोई त्रुटि हो या उसे बदलना हो तो उसका अधिकार किसके पास है? केवल संसद के पास है बाबू। ठीक है, अब वो चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अंतिम अधिकार न्यायालयों के पास है। अगर संविधान का व्याख्या करना है तो उसका अधिकार किसके पास है? न्यायालय के पास है। ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या लिखना है कि संघीय व्यवस्था में शासन को दो स्तर है। जो संघीय व्यवस्था में जो शासन उनके कितने स्तर है? 2 स्तर है, केंद्र और राज्य। ठीक, अगला पॉइंट लिख रहा है कि संघीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। क्या है बाबू कि संघीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। ठीक, ये पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट लिखना है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में क्या है बाबू? स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो इस तरह आपके क्या हुए? भारतीय संघीय व्यवस्था कुछ प्रमुख विशेषताएं इस तरह आपको एग्जाम में लिखना है और सुंदर राइटिंग में लिखना है। एक भी नंबर नहीं कटेगा यदि आपने पॉइंट वाइज इसको लिख दिया तो। इंपोर्टेंट पॉइंट है, बस आपको नहीं लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लोग चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न क्या है उसको आप लोग देखिए। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि 8वां नंबर प्रश्न है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक साख में विभेद कीजिए। इसके विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट अभी पॉइंट है, इसको आपको जरूर तैयार कर रहा है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक साख में विभेद कीजिए, इनके विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर भी मैंने लिखा है, एकदम आसान लिखा है, एक बार लिखकर याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका उत्तर आपको क्या लिखना है वो देखिए। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना उत्तर और इसमें लिखना है कि औपचारिक और अनौपचारिक में कई अंतर है, जैसे कि भाषा, संचार, शिक्षा, पत्र और क्षेत्र। जो औपचारिक है और अनौपचारिक है इसमें कई अंतर है। ठीक है, जैसे कि भाषा में अंतर है, संचार में अंतर है, शिक्षा में अंतर है, पत्र में अंतर है और किस में अंतर है? क्षेत्र में भी अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है इसमें भाषा। हेडिंग क्या लगाना है? भाषा लगाना है हेडिंग, ब्लैक पेन से आपको हेडिंग लगाना है। उसमें लिखना है कि औपचारिक भाषा में बोलचाल की भाषा ज्यादातर कठोर और कम व्यक्तिगत होती है। जो आपका औपचारिक है इसमें जो भाषा है, बोलचाल की भाषा है, ये ज्यादातर क्या होती है? कठोर और कम व्यक्तिगत होती है। और वही अनौपचारिक भाषा ज्यादा सहज और अनुकूलनीय होती है। ठीक है, जो आपका औपचारिक होता है, जो आपका औपचारिक भाषा होता है, ये ज्यादा सहज होता है, सरल होता है और अनुकूलनीय
होता है। तो भाषा में आपको इतना पॉइंट आपको लिख देना है, ठीक है। अब आपको दूसरा पॉइंट लिखना है संचार। क्या लिखना है? संचार, ठीक है। तो संचार में क्या लिखना है? संचार में लिखना है कि औपचारिक संचार आधिकारिक चैनलों और मार्गों के जरिए होता है। जो आपका औपचारिक संचार है ये आधिकारिक चैनलों और मार्गों के जरिए होता है, ठीक है। वही अनौपचारिक संचार दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच होता है। वही जो आपका अनौपचारिक संचार है ये दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है, ठीक है। ये आपका संचार में था। बाकी आपका अगला पॉइंट क्या लिखना है? अगला पॉइंट लिखना है आपको शिक्षा, ठीक है। 3 पॉइंट लिखना है शिक्षा, ठीक है। लिखना है कि औपचारिक शिक्षा मुख्य रूप से कक्षा आधारित होता है और इसे प्रशिक्षित शिक्षक देते हैं, ठीक ना। जो आपका औपचारिक शिक्षा होती है ये मुख्य रूप से कक्षा आधारित होता है और इसे प्रशिक्षित शिक्षक देते हैं। वही वही जो अनौपचारिक शिक्षा होती है ये मुख्य रूप से वास्तविक जीवन के अनुभवों से हासिल होती है। जो आपका अनौपचारिक शिक्षा होती है बाबू ये मुख्य रूप से वास्तविक जीवन के अनुभवों से क्या होती है? हासिल होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना था। एकदम आसान लैंग्वेज है, इससे आसान नहीं हो सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अब इस तरह आपका क्या हुआ? वर्णनात्मक सेकंड में क्या हो गया? पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हर एक प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बता दिया है। इस तरफ जो अब आपका अगला जो प्रश्न बचता है अब आपका अगला प्रश्न होता है मानचित्र संबंधित प्रश्न। क्या बचता है? मानचित्र संबंधित प्रश्न बच रहा है। तो इसको मैं अगले वीडियो में सातों सेट के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट मानचित्र संबंधित प्रश्न है उसको मैं ऑलरेडी करा दूंगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, एक भी नंबर आपका नहीं कटने देगा, ठीक है। बाकी यदि सेट 2023 का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर सेट 2023 के सेट को सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले